नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर भाग 3 के अंतर्गत साधारण से 90 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से ट्रिक की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भाग 3। अब मॉडल टेस्ट पेपर भाग 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो आप इससे क्या समझिए पहले प्रश्न को कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। यह कथन किसने कहा है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी गुलाब राय और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें बिल्कुल आपको दिखाई दिया होगा कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसने कहा है? निश्चित रूप से विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए, जहाँ पे साहित्य आ जाए, जनता की बात आ जाए, चित्तवृत्ति और प्रतिबिंब की बात आ जाए, तो जनता के चित्तवृत्ति में प्रतिबिंब किसका होगा? तो बिल्कुल बिल्कुल राम का ही होगा। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि इस कथन को कोई दूसरा नहीं कह सकता है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही कह सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल इसलिए नाम दिया क्योंकि। तो इस प्रश्न का आशय यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल क्यों कहा है, क्यों नाम दिया है। विकल्प ए है इस काल के सभी कवि वीर थे, विकल्प बी है इसमें वीर राजाओं का वर्णन है, विकल्प सी है इस काल में वीरता वर्णन की प्रवृत्ति प्रधान थी और विकल्प डी है वीर रस का वर्णन हुआ है। तो देखें मित्रों, इस काल में सभी कवि वीर थे ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें वीर राजाओं का वर्णन है ऐसी भी कोई बात नहीं है। विकल्प सी है इस काल में वीरता वर्णन की प्रधान प्रवृत्ति थी या प्रवृत्ति प्रधान थी। ये विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि वीर गाथा काल इसलिए कहा था क्योंकि इस काल में वीरता वर्णन की जो प्रवृत्ति थी वो प्रधान थी। ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कबीर की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प ए लोई, विकल्प बी रत्नावली, विकल्प सी हुलसी और विकल्प डी है कामनी। तो देखें मित्रों, बात करें कबीरदास की, चूंकि इनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आ गया है, तो सबसे पहले इनके जन्म को जानिए कि 1398 में और मृत्यु 1595 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है ना। विकल्प ए इनकी पत्नी का नाम था लोई, तो विकल्प ए सही है, पत्नी लोई थी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम कमाल था, एक पुत्री थी जिसका नाम कमाली था। रत्नावली की बात करें तो रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। और यहाँ पे विकल्प सी हुलसी है, तो हुलसी आप जानते हैं तुलसी जी की माता का नाम हुलसी था। ठीक है ना। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है कि आदिकाल में डिंगल काव्य शैली का प्रयोग किस वर्णन में हुआ है? प्रश्न समझिए, कह रहे हैं कि आदिकाल में जो डिंगल काव्य शैली है इसका प्रयोग किस के वर्णन में हुआ है। ठीक है ना। अब बात करें डिंगल काव्य शैली, तो डिंगल काव्य शैली का अर्थ होता है डींग, या आप इसे कह सकते हैं दर्पोक्ति, है ना। दर्प धन उक्ति, दर्प वाली युक्ति, घमंड वाली युक्ति। तो इसका वर्णन किस में हुआ है? ठीक है ना, किसके वर्णन में हुआ है? विकल्प ए प्रकृत वर्णन में, विकल्प बी श्रृंगार वर्णन में, विकल्प सी नगर वर्णन में और विकल्प डी है युद्ध पराक्रम वर्णन में। तो बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, है ना, क्यों विकल्प डी इज राइट आंसर। युद्ध और पराक्रम के वर्णन में डिंगल काव्य शैली का प्रयोग किया गया था। कब? बोले सर आदिकाल में। ठीक है ना। तो आदिकाल में देखे होंगे लोग बहुत डींग मारते थे, है ना, डींग या दर्पोक्ति कहते थे। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रकृति में डींग का वर्णन होगा ही नहीं, श्रृंगार में डींग की कोई आवश्यकता ही नहीं है और नगर के वर्णन में डींग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए विकल्प डी युद्ध या पराक्रम के वर्णन में आप कह सकते हैं डिंगल काव्य शैली का प्रयोग किया गया था। कब? आदिकाल के समय में। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि भक्ति काल का सर्वमान्य समय है क्या है? विकल्प ए संमत 1300 से लेके 1750 ईस्वी, विकल्प बी
संमत 1350 से 1700 विक्रम संमत, और विकल्प सी है संमत 1350 से 1750 तक, और विकल्प डी है संमत 1300 से 1900। ठीक है ना। तो आप अगर अच्छी तरह से भक्तिकाल को पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो निश्चित रूप से विकल्प बी के पास जाएंगे। विकल्प बी क्या है, संमत 1350 से लेके 1700 तक के जो समय था उसे क्या कहा गया है, उसे विद्वानों ने भक्तिकाल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या बनाएंगे, देखिए कोई व्यक्ति भक्ति कब करता है, बोले 50 से लेकर के 17 तक, 17 माने 17 तक, है ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, 50 से। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 है कि सूफी काव्य में कौन सी विशेषता नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी विशेषता नहीं है। विकल्प ए प्रेम की प्रधानता, विकल्प बी रहस्यवादी भावना, विकल्प सी है इस्लाम धर्म का प्रचार, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें मित्रों, बात करें विकल्प ए, तो सूफी में बिल्कुल प्रेम की प्रधानता थी, रहस्यवादी भावना बिल्कुल थी, है ना, लेकिन इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था। तो विकल्प सी इज राइट आंसर कि सूफी काव्य में कौन सी विशेषता नहीं थी, तो इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है ना। विकल्प ए भूषण, विकल्प बी पद्माकर, विकल्प सी चंद्रप्रदायी, और विकल्प डी है केशवदास। ठीक है ना। प्रश्न को आपने समझ लिया कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। भूषण की बात करें तो भूषण का एक नाम घनश्याम है, इसे ध्यान में रखिएगा। पद्माकर की बात करें तो रीतकाल के अंतिम और प्रसिद्ध कवि थे। बात करें चंद्रप्रदायी जी की, तो चंद्रप्रदायी का पृथ्वीराज रासव है, ये प्रथम महाकवि, और इनका चंद्रप्रदायी जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। केशवदास की बात करें तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। का से केशव, का से कठिन, का से केशव, का से कठिन, दिमाग में रख लीजिएगा, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपका जो विकल्प हो गया, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे। विकल्प ए महाराज जयसिंह, विकल्प बी है छत्रपति शिवाजी, विकल्प सी महाराजा मान सिंह, और विकल्प डी है महाराज छत्रसाल। तो बात करें तो इसको बिल्कुल आप जान रहे हैं कि जो बिहारी थे वो महाराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। ठीक है ना। और इनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, नहीं प्राग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। अन्योक्ति अलंकार उसमें है। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। विकल्प ए अंग्रेज काल, विकल्प बी पुनर्जागरण काल, विकल्प सी है जागरण सुधार काल, और विकल्प डी है नवीन काल। तो बात यहाँ पे है कि भारतीय युग को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो विकल्प बी इज राइट आंसर, पुनर्जागरण काल, क्योंकि जब भारतीय युग आया तो पुनः एक बार जागरण आ गया था, जिसे इंग्लिश में रनेसा कहते हैं। ठीक है ना। तो इस कारण से जो है भारतीय युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का उद्घोष किसने किया। विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए बात अगर की जाए हिंदू हिंदुस्तान की बात तो एक ही कर सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है ना। कैसे दिमाग में रखें, बोले हिंदी हिंदुस्तान, है ना, हिंदी हिंदुस्तान क्या है, नारायण नारायण नारायण, जैसे नारायण नारायण करेंगे प्रताप नारायण आ जाएगा दिमाग में, बस दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रताप नारायण नारायण नारायण। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, पंक्ति किस कवि की है। विकल्प ए है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी पंत, विकल्प सी हरिऔध, और विकल्प डी है सिया राम शरण। बात करें पंक्ति की, कुछ काम करो कुछ काम करो, ठीक है ना, तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, इसको दिमाग में बैठाने के लिए एक ट्रिक बना लीजिएगा
कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, और नहीं कुछ काम आ रहा है तो मैथिली की शरण में चले जाइए। ठीक है ना, इन्हीं की मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? देखिए, साकेत रचना से प्रश्न पूछ लिया, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प ए 9 सर्ग, विकल्प बी 10 सर्ग, विकल्प सी 12 सर्ग, और विकल्प डी है 14 सर्ग। तो देखिए मित्रों, अगर हम बात करें साकेत की, तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत से ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं, और थोड़ा सा हम आपका समय यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमें केवल 90 प्रश्न ही नहीं हल करने हैं, बल्कि इन 90 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों को 190 प्रश्नों तक पहुँचना है, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और यही काम हम लोग कर रहे हैं अभ्यास। अभ्यास का मतलब ही होता है कि जितनी हमारी जो स्मृति है, हमारी बुद्धि काम करेगी, उन सभी प्रश्नों तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको कुछ ज्ञान देकर जाएंगे। ठीक है, तो 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग? 12 सर्ग हैं। रचना काल की बात आ जाए तो 1931 में साकेत लिखा गया था, है ना, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और बात करें चूंकि साकेत की, तो इसके जो रचना किसने किया है साकेत के, तो आप बिल्कुल जान रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, और इन्होंने स्वयं को केवल कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इनके पिताजी का नाम राम सहाय है ना। तो प्रश्न संख्या 12 है, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प ए 9 सर्ग, विकल्प बी 10 सर्ग, विकल्प सी है 12 सर्ग, और विकल्प डी है 14 सर्ग। तो देखें मित्रों, बात करें साकेत की, तो साकेत में कुल 12 सर्ग है। अब साकेत से ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा हम आपका यहाँ पर समय लेंगे, और हमारी कोशिश है कि इन 90 प्रश्नों के माध्यम से हम 190 प्रश्नों तक पहुँचे। क्योंकि जब भी हम लोग अभ्यास कार्य करें, तो अभ्यास करने का मतलब ही होता है कि ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास हो। साकेत से दूसरा प्रश्न बन सकता है रचना काल को लेकर के, तो साकेत का जो रचना काल है 1931 में है। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को एक कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इसी साकेत की बात करें तो इसी साकेत को डॉक्टर नागेंद्र जी ने एक जनवादी काव्य कहा है। ठीक है ना, और यही साकेत जो है रामचरितमानस के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ राम काव्य माना जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीत का छंद जो है बहुत प्रिय था। ठीक है ना, इसको इन्होंने कहाँ से लिखा था? एक लेख था, कवियों की बात किया जाए ना, तो कवियों की रुमिला विषयक उदासीनता से जो शीर्षक था, उसी से लेकर के इन्होंने साकेत की रचना की है। और साकेत पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है साकेत। ठीक है ना, तो इन सभी बिंदुओं को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और आवश्यक समझिएगा तो उसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि छायावाद की समय सीमा है। विकल्प ए 1915 से 1930, विकल्प बी 1918 से 1938, विकल्प सी है 1900 से लेकर 1930, और विकल्प डी है 1910 से लेकर के 1930। तो देखें मित्रों, जब हम छायावाद को हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने ट्रिक से बताया था कि व्यक्ति कब तक छाया है, तो व्यक्ति 18 से 36 वर्ष तक छाया रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 36 नहीं है बल्कि 38 है, तो हम लोग 38 के पास जाएंगे। यानी कि इस विकल्प के अनुसार आपका विकल्प बी इज राइट आंसर। क्या है? 1918 से लेकर के 1938, है ना, या जो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 36 है। ठीक है, ये व्यक्ति कब तक छाया रहता है? बोले सर 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक व्यक्ति छाया रहता है। छाया फॉर छायावाद। ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि निराला का वास्तविक नाम है। विकल्प ए रमाकांत त्रिपाठी, विकल्प बी है उमाकांत त्रिपाठी, विकल्प सी है चंद्रकांत त्रिपाठी, और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है ना, निराला इनका उपनाम है, आप कह सकते हैं उपाधि है। ठीक है,
अब चूंकि निराला जी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया और इनकी जीवनी इसके लेकर के है, तो थोड़ा सा इनके जीवन परिचय को भी हम लोग देखेंगे कि निराला जी के जन्म की बात करें तो चूंकि निराले हैं, बड़े निराले हैं, है ना, 99 में 1899 में निराला व्यक्ति है ना, तो इसलिए जन्म हुआ और 1961 में इनकी मृत्यु हुई है। महिषादल जो कि मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा था और इनकी एकमात्र जो पुत्री थी जिसका नाम था सरोज। तो सरोज की जब मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने सरोज स्मृति लिखी है, जो कि हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या जो 15 है कि छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में निम्नलिखित में कौन नहीं है, ठीक है ना। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, PNPM, है ना, PNP, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, ठीक है। इसे आप बिल्कुल रटे होंगे, ठीक है ना। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी और विकल्प डी है निराला। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में नहीं है, बल्कि यहाँ पर महादेवी वर्मा होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। तो इस कथन के लेखक कौन है। आप कह रहे हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह कथन किसका है। विकल्प ए महादेव वर्मा, विकल्प बी अगेय, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद और विकल्प डी है निराला। तो सही कौन सा होगा। देखिए, दुख मेरे निकट, है ना, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य जो संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। तो ऐसी पंक्ति कहने वाली कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु हो गई थी 1987 में, है ना, फारुखाबाद में, ठीक है। ये सब बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कि समाज शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है। विकल्प ए वर्णनात्मक, विकल्प बी विचारात्मक, विकल्प सी है ललित निबंध में और विकल्प डी है भावात्मक में। तो देखें मित्रों, जब भी समाज शैली का प्रयोग होगा तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, वहां पर विचारात्मक निबंध होगा, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। विकल्प ए यमलोक की यात्रा, विकल्प बी राजा भोज का सपना, विकल्प सी है नाच केतुपाख्यान और विकल्प डी है रानी केतकी की कहानी। तो देखें मित्रों, बात करें हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की, तो इस विकल्प के अनुसार आप लगाएंगे रानी केतकी की कहानी, ठीक है, विकल्प के अनुसार। लेकिन आधुनिक शोध के अनुसार अगर देखा जाए तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कि माधव राव सप्रे जी की है, उसे हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, राजा भोज का सपना की बात करते हैं तो राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। नाच केतुपाख्यान की बात करें तो सदल मिश्र जी का है और रानी केतकी की कहानी की बात करें तो इंसा अल्लाह खां की रचना है, जिससे इस विकल्प के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में मुख्य रूप से है। विकल्प ए यथार्थवादी चित्रण, विकल्प बी कृषक जीवन का मार्मिक वर्णन, विकल्प सी अतीत का गौरवमयी चित्रण और विकल्प डी है पूंजीपति शोषक वर्ग की निंदा। प्रश्न यही था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऐसी है जो प्रेमचंद की कहानी में नहीं है लेकिन प्रसाद जी की कहानी में है, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा विकल्प सी होगा कि अतीत का गौरवमयी चित्रण, ठीक है ना। जो अतीत का गौरवमय चित्रण है वो प्रसाद जी की कहानी में नहीं मिलेगा, बाकी सभी मिलेगा। यथार्थवादी चित्रण मिलेगा, कृषक जीवन का मार्मिक वर्णन मिलेगा और पूंजीपति शोषक वर्ग की निंदा भी आपको मिलेगी। लेकिन वही कह रहे हैं अतीत का गौरवमय चित्रण नहीं है, तो विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 है कि उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा विषम संयोजन है। कहने का आशय है कि एक उपन्यास और उसके उपन्यासकार हैं जो कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है। विकल्प ए की बात करें
तो वैशाली की नगर बधू जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी गोदान प्रेमचंद, विकल्प सी चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा और विकल्प डी है मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए मित्रों, बात करें वैशाली की नगर बधू तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है बल्कि चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है, ठीक है ना। तो इसलिए विकल्प ये जो है सही है। सही का मतलब है कि सही सुमेलित नहीं है। विकल्प बी की बात करें तो गोदान प्रेमचंद जी का है ना। ऐसे जो है कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है ना। चित्रलेखा की बात करें भगवती चरण वर्मा जी का है, इसमें पाप पुण्य का वर्णन किया गया है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी का है जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ठीक है ना। यानी कि प्रश्न के अनुसार विकल्प में एक ऐसा नाटक है जो कि प्रसाद जी का नहीं है। विकल्प ए ध्रुव स्वामी, विकल्प बी स्कंदगुप्त, विकल्प सी है लहरों के राजहंस और विकल्प डी है चंद्रगुप्त। तो देखिए मित्रों, बात करें ध्रुव स्वामी की, प्रसाद जी का है, स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त है, लेकिन लहरों के जो राजहंस हैं यह जो है इनका बात करें प्रसाद जी का नाटक नहीं है बल्कि मोहन राकेश जी का है, ठीक है ना। मोहन राकेश जी ने इसे 1963 ईस्वी में लिखा था और हमने इसको ट्रिक से जाना है कि जो लहर चलती है तिरछी तिरछी चलती है, ठीक है ना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ध्रुव स्वामी की बात करें तो 1937 में लिखा गया है, स्कंदगुप्त 1928 में और चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया है। इसे भी लगे हाथ आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति का अर्थ है। विकल्प ए काव्य से नाटक मनोहर होते हैं, विकल्प बी है काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं, विकल्प सी है काव्य और नाटक मनोरम होते हैं और विकल्प डी है काव्यों में नाटक अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए मित्रों, कह रहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, इस उक्ति का उचित अर्थ है। तो उचित अर्थ की बात करें तो विकल्प बी होगा कि नाटकों में जो काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं। तो विकल्प बी इज राइट आंसर, इसे आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है कि आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। विकल्प ए उदय शंकर भट्ट, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद और विकल्प डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चूंकि प्रश्न है कि आधुनिक एकांकी का जनक और आधुनिक एकांकी के जनक की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है, यानी कि किस विधा की रचना है। विकल्प ए नाटक, विकल्प बी उपन्यास, विकल्प सी है यात्रा संस्मरण और विकल्प डी है जीवनी। तो अरे यायावर रहेगा याद ये अगे जी की रचना है और यह एक यात्रा संस्मरण है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो विकल्प सी यात्रा संस्मरण इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। विकल्प ए शरद चंद्र, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन और विकल्प डी है हुएंग सांग। तो बात करें आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा जो जीवनी है वो शरद चंद्र जी की जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। तो दिमाग में कैसे रखेंगे, तो बता रहे हैं आवारा क्या होता है, सरता है, शरद, आवारा शरद है ना, विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। इन्हीं की विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और किसकी जीवनी है, शरद चंद्र जी की जीवनी है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 26 है कि पथ के साथी रचना किस विधा में है, ठीक है ना। इन्हीं की पथ के साथी जो रचना है इसकी विधा कौन सी है। विकल्प ए कहानी, विकल्प बी है रेखा चित्र, विकल्प सी यात्रा संस्मरण और विकल्प डी है एकांकी। तो बात करें पथ के साथी, तो पथ के साथी जो है एक रेखा चित्र है जिसे किसने लिखा है, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि महादेवी वर्मा जी से दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है।
अब कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए पथ पे जाएंगे, साथी के साथ जाएंगे तो रेखा चित्र बन जाएगा, ठीक है ना। या हम लोग कहीं पथ पर जाते हैं तो साथी के लिए रेखा चित्र छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है, तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। इन्हीं की तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विकल्प ए डिंगल, विकल्प बी अवधी, विकल्प सी ब्रजभाषा और विकल्प डी है पिंगल। तो देखिए मित्रों, डिंगल पिंगल तो विकल्प आपका पहले ही है ना इनकरेक्ट है। बात आती है अवधि और ब्रज में। तो देखिए मित्रों, यहाँ से एक क्लू आप दिमाग में रख लीजिएगा और हमेशा के लिए इनकी जो 12 रचनाएं हैं आपके, अगर उससे भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। क्या ट्रिक है, ट्रिक आप रखिएगा पहले राम राम, ठीक है ना, 2 बार लिख लीजिएगा। इसके बाद पार्वती और जानकी, है ना, बर, दिमाग में रखिएगा कि राम राम बर दीजिए किसको, बोले पार्वती और जानकी को। राम राम बर दीजिए किसको, जानकी और पार्वती को। राम की बात करते हैं तो रामलला नहचू, बिल्कुल अवधी भाषा में। दूसरा राम की बात करते हैं तो रामचरितमानस, अवधी में, ठीक है ना। अब जानकी मंगल और पार्वती मंगल, 2 मंगल वाले हो जाएंगे अवधी में। और बर फार बरवय रामायण, ये 5 रचना अवधी भाषा में है, बाकी शेष जितनी है सारी की सारी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि राम राम जानकी पार्वती बर, ठीक है ना। तो राम राम क्या हो, जानकी और पार्वती को बर दे दो, बर दे दो, ठीक है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आसानी से अवधी भाषा की ट्रिक आपको मिल जाएगी। और एक दूसरी क्लू भी ढेर सारे लोग बताते हैं कि जहाँ पे देखिए है ना कवितावली गीतावली पत्रिका उत्रिका देखिए उसको ब्रज मान लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे भी दिमाग में आ जाए कि राम राम जानकी और पार्वती को बर दीजिए, बर दीजिए, बस अवधि है, शेष सभी ब्रजभाषा है। तो देखिए राम राम है ना, जानकी पार्वती बर इसमें नहीं है, कौन है, विनय पत्रिका है। तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर आपका होगा कि ब्रजभाषा में, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, वर्तमान में प्रकाशित पत्रिका हंस के संपादक कौन है। यानी कि वर्तमान समय में जो हंस पत्रिका प्रकाशित हो रही है उसके संपादक कौन है। विकल्प ए नामवर सिंह, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी कमलेश्वर और विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी है धर्मवीर भारती। देखिए बहुत पहले का प्रश्न है और उस समय के अनुसार विकल्प बी राजेंद्र यादव जो है हंस पत्रिका के उस समय संपादक थे, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 29 है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, पंक्ति में हिंदी शब्द का अर्थ है। विकल्प ए हिंदी भाषा, विकल्प बी है हिंदू, विकल्प सी है देश और विकल्प डी है देशवासी, है ना। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, देशवासी, ठीक है ना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी का प्रयोग किया गया है देशवासी के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे एक विकल्प जो है विषम संयोजन है, इन्हीं की सुमेलित नहीं है, ठीक है। विकल्प ए पूर्वी अवधि, है ना, पूर्वी हिंदी अवधि। विकल्प बी है पश्चिमी हिंदी ब्रज, विकल्प सी है राजस्थानी हिंदी मैथिली और विकल्प डी है पहाड़ी हिंदी कुमायूं। तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको अच्छी तरह से पता है ABC अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी में है ना, पश्चिम में ब्रज है, बुंदेली है, कनौजू है, बागरू है, खड़ी बोली है, तो पश्चिमी ब्रज ये भी सही है। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी मामा जमे राजस्थान में, इन्हीं की मालवी, है ना, दूसरा मालवी होता है, मारवाड़ी होता है, मेवाती होता है, जयपुरी होता है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं है बल्कि मैथिली है। और मैथिली की बात करें तो मैम भोजपुरी यानी कि ये बिहारी भाषा की बोली है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प सी जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए विकल्प सी इज राइट आंसर। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी लोग कुगने होते हैं, यानी कुमायूनी और नेपाली पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सारी क्लास को आप जाकर के यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सब के सब ट्रिक की सहायता से और विस्तृत रूप से मेरे द्वारा अपलोड किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है,
इनमें से किसका मूल आधार खड़ी बोली है? विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी हिंदुस्तानी, विकल्प सी की बात करें तो उर्दू, और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए कह रहे हैं कि इसमें से मूल आधार खड़ी बोली है ना किसका है, तो हिंदी का भी है, हिंदुस्तानी का भी है, उर्दू का भी है, इसलिए विकल्प डी इज राइट आंसर। उपयुक्त सभी क्या है का मूल आधार खड़ी बोली है। प्रश्न संख्या 32 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? विकल्प ए 340, विकल्प बी 343, विकल्प सी 347 अनुच्छेद, और विकल्प डी है 350 अनुच्छेद। तो देखिए मित्रों, जब भी अगर आपसे संवैधानिक हिंदी के संवैधानिक से संबंधित प्रश्न कोई आ जाए तो आपको तुरंत कहाँ पे चलना है, वहाँ पे जाकर के देखना है बिल्कुल संवैधानिक स्थिति क्या है। आपने देखा कि 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक बिल्कुल हिंदी राजभाषा की बात की गई है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो संविधान का जो भाग है वो आपका भाग कौन सा मिलेगा? 17वां भाग, 8वीं अनुसूची, और उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। इसे आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो बात करें यहाँ पर तो आपने क्या देखा कि 340 तो है नहीं, 47 है नहीं, 50 नहीं है, बल्कि 343 से लेकर 351 तक का है। इसलिए प्रश्न संख्या 32 का बी विकल्प सही होगा, यानी कि 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 अनुच्छेद के अंतर्गत है ना हिंदी को राजभाषा की बात कही गई है। संविधान के 17वें भाग में, अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाग है। और एक बार फिर इसको देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला यानी कि प्रश्न संख्या 33 है, खड़ी बोली का मैं सर्वनाम किस बोली में हाँ हो जाता है ना? खड़ी बोली का जो मैं है ये सर्वनाम किस बोली में हाँ हो जाता है? विकल्प ए ब्रज, विकल्प बी है अवधी, विकल्प सी है भोजपुरी, और विकल्प डी की बात करें तो हरियाणवी। तो देखिए मित्रों, हाँ जय हो लई हो कहीं हो है ना ब्रज भाषा में। ठीक है ना, तो विकल्प 33 का ए ब्रज इज राइट आंसर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 है, राज्य और राजभाषा में कौन विषम संयोजन है? यानी कि राज्य और उसकी राजभाषा से संबंधित एक विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है। विकल्प ए है महाराष्ट्र मराठी, बिल्कुल सही है। विकल्प बी गोवा और कोंकणी, ये भी सही है। विकल्प सी आंध्र प्रदेश मलयालम, बिल्कुल गलत है, बल्कि मलयालम जो है केरल का है और आंध्र प्रदेश का तेलुगु होना चाहिए। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी, ये भी सही है। तो विकल्प सी आंध्र प्रदेश का मलयालम नहीं होना चाहिए था, बल्कि तेलुगु होना चाहिए था, और मलयालम की बात करें तो मलयालम केरल की राजभाषा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था हिंदी प्रचार प्रसार से संबंध नहीं है? विकल्प ए की बात करें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, विकल्प बी नगरी यानी कि नागरी प्रचारणी सभा, विकल्प सी आप देख पा रहे हैं आर्य समाज, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है ना। कहना है कि निम्नलिखित में कौन संस्था हिंदी का प्रचार से संबंध नहीं थी, यानी कि सारी की सारी हिंदी प्रचार से संबंधित थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से भी हिंदी भाषा का प्रचार हुआ, नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से भी हिंदी का प्रचार हुआ, और आर्य समाज के माध्यम से भी हिंदी भाषा का प्रचार हुआ। इस कारण से ये जो तीनों के तीनों विकल्प हैं सही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि खड़ी बोली को परिष्कृत और व्याकरणबद्ध करने का ऐतिहासिक कार्य किसने किया? विकल्प ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प डी है लल्लू लाल। तो देखिए कह रहे हैं कि खड़ी बोली को परिष्कृत और व्याकरणबद्ध करने का काम विकल्प सी इज राइट आंसर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। द्विवेदी युग, इसीलिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए तुर्की, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी अरबी, और विकल्प डी है हिंदी। तो बात कह रहे हैं उर्दू शब्द की। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, यानी कि जब तुर्क आए मुगल
तुर्की बोलते थे, है ना, और उर्दू बोलते थे, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा उर्दू तुर्की, उर्दू कौन बोलता है, तुर्की बोलते हैं, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 2 अक्टूबर, विकल्प बी 15 सितंबर, विकल्प सी 5 सितंबर और विकल्प डी है 9 सितंबर। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे बात करें तो 15 सितंबर नहीं बल्कि यहाँ पे 14 सितंबर होना चाहिए, 14 सितंबर, ठीक है ना। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो कहने का आशय है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वक्रोक्ति काव्य जीवतम किसने कहा? तो बिल्कुल कुंतक ने कहा है। वक्रोक्त काव्य जीवतम कह करके, है ना, वक्रोक्त को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो उत्तर आपका होगा कुंतक। फिलहाल इसको देख लीजिएगा, विकल्प ए विश्वनाथ, विकल्प बी मंडमठ, विकल्प सी कुंतक और विकल्प डी दंडी है। तो सही विकल्प आपका होगा कुंतक। कैसे दिमाग में रखेंगे? अगर कोई आपके ऊपर कुंतल भर कोई चीज़ लाद दे तो आप क्या हो जाएंगे? बिल्कुल वक्र हो जाएंगे, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। विश्वनाथ जी की बात करें तो विश्वनाथ को आप जान ही रहे हैं कि इनका साहित्य दर्पण बहुत प्रसिद्ध है। मम्मट का काव्य प्रकाश खूब प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दंडी का काव्यादर्श दिमाग में रख लीजिएगा और आसानी से इसे याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 40 है, कविता में काव्य गुण का अर्थ है क्या है? विकल्प ए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं, विकल्प बी है काव्य में रोचकता पैदा करने वाले तत्व को काव्य गुण कहते हैं, विकल्प सी आप कह सकते हैं काव्य को गेय बनाने वाला तत्व जो है काव्य गुण है, और विकल्प डी है काव्य में रस उत्पन्न करने वाला तत्व जो है काव्य गुण है। तो देखिए पूछ रहे हैं कौन सही है? तो देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं, तो विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। बाकी 3 जो विकल्प हैं वो गलत हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, यह कथन किसका है? कहने का आशय, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापित करना, एक कथन किसका है? तो विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी नागेंद्र, विकल्प सी है गुलाब राय और विकल्प डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए जहाँ पे अंतिम लक्ष्य की बात आ जाए, मार्मिक की बात आ जाए, तो वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। तो आपने देखा कि इस मॉडल में रामचंद्र शुक्ल जी की 2 कथन आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कथन और उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कथन संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में किसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विकल्प ए विभाव को, विकल्प बी अनुभाव को, विकल्प सी है संचारी भाव को और विकल्प डी है इनमें से किसी को नहीं। बात करें विभाव का तो विभाव का अर्थ होता है कारण, है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अनुभाव की बात करें तो अनुभाव का मतलब होता है भाव के बाद का जो भाव होता है उसे अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव की बात करें तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव, इसे ध्यान में रखिएगा। संचारी भाव की बात करें तो इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं, जो कि जब, है ना, अल्प समय के लिए संचार करते हैं, इसके बाद स्वतः जो है नष्ट हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं, तो आपका विकल्प सी सही है कि व्यभिचारी भाव का एक नाम संचारी भाव है। व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है और यहीं पे एक होता है अस्थाई भाव। तो ये जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये क्या है? रस के 4 अवयव हैं, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? जितने रस उतने अस्थाई भाव। तो पहले भरत मुनि ने 8 रस बताया था, तो 8 अस्थाई भाव थे। बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती हुई 11 रस पर पहुंची और जब 11 रस हो गए तो 11 अस्थाई भाव भी हो गए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43 है, एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए अद्भुत, विकल्प बी भयानक,
विकल्प सी विभत्स और विकल्प डी है हास्य। तो देखिए कह रहे हैं, जो ये आपको पंक्ति सुनाई दे रही है कि एक ओर अजगर है, दूसरी ओर शेर है, मृगराज शेर है, और कोई बटोही है जो बीच में ही बिल्कुल परेशान होकर के गिर जाता है मूर्छा खा करके, है ना, भयभीत होकर के, डर करके। तो जब भय है तो भय फार भयानक रस, ठीक है ना। अस्थायी भाव जैसे भय आ जाए तो समझिए भयानक रस है, ठीक है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। तो भयानक का अस्थायी भाव भय होता है, हास का अस्थायी भाव हास होता है, विभिष का जुगुप्सा होगा, और अद्भुत का विस्मय अस्थायी भाव होता है। तो इन सबको भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है, रूपक अलंकार कब होता है। देखिए प्रश्न आ गया अलंकार से संबंधित। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो, बिल्कुल नहीं, उपमेय में उपमान का भ्रम होगा तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। जहां उपमान में उपमेय का आरोप हो, अब देखिए कह रहा उपमान में उपमेय का आरोप हो तो उल्टा हो गया, प्रतीक अलंकार, ठीक है ना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, जब उपमेय में उपमान की संभावना होगी तो भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और विकल्प डी है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो। यही विकल्प बच भी रहा है और रूपक में होता भी है कि उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है, यानी कि प्रस्तुति में अप्रस्तुत का आरोप हो जाता है, और ये जो आरोप होता आभेद रूप होता है, ठीक ना, आभेद रहित आरोप होता है। तो वहां पे रूपक अलंकार होते हैं, ठीक है ना। तो विकल्प डी इज राइट आंसर कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है उसमें रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 45 है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले जानिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। अभी इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये दोहा है, और इस दोहा के रचनाकार की बात करें तो बिहारी जी हैं। और कहाँ से लिया गया है, बिहारी सतसई से लिया गया है। तो पूछ रहे इसमें कौन सा अलंकार है। विकल्प ए की बात करें तो विशेषोक्ति अलंकार, विकल्प बी अन्योक्ति अलंकार, विकल्प सी विभावना अलंकार, और विकल्प डी है असंगति अलंकार। बात करें विशेषोक्ति अलंकार की, तो विशेषोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर कारण हो और कार्य ना हो, कारण के होते हुए भी सत्य हेतु फलाभाव है, कारण हो लेकिन कार्य ना हो। जैसे जल बीच मीन रहे प्यासी, मुँह है सुन सुन आवे हासी। तो जल है और जल के बीच में मछली जो है प्यास के कारण जो हम मर रही है, तो वहां पे होता है विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है ना। बिल्कुल जो सी है इसका उल्टा होता है ना, बिना हेतु कार्य उत्पत्ति, बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो जाए, कार्य हो तो वहां पे होता है विभावना, विभावना, बिना हेतु कार्य उत्पत्ति, बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न हो जाए। जैसे क्या कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। तो यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। बात करें अन्योक्ति की, तो अन्योक्ति अलंकार में किसी की बात को किसी और पर कहा जाता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो प्रश्न संख्या 45 में अगर बात करें तो सही विकल्प बी ही है, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है ना। एक दोहे के माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया जा रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो का बंधो आगे कौन हवाल, ठीक है ना। और विकल्प डी है असंगति अलंकार। बात करें असंगत अलंकार का, कारण कार्य कहीं हो कारण कहीं हो, है ना, कार्य कहीं हो उसका परिणाम कहीं और हो। जैसे दृग उजरत टूटत कुटुम, उजर कौन रहा है दृग, और टूट कौन रहा है कुटुम टूट रहा है ना। और एक आप ये भी सुने होंगे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरी। तो घाव भैया तो हृदय में मेरे हैं, राम जी कह रहे हैं, लेकिन पीड़ा किसको हो रही, रघुवीर को हो रही। तो घुमा फिरा करके ये सब जो अलंकार से संबंधित बातें हैं इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आप सभी मित्रों की ढेर सारी जो है मांग है कि सर हिंदी व्याकरण की क्लास भी आप लेकर आइए। तो देखिए मित्रों, आपको बिल्कुल सही मामले में बता दूं, हिंदी व्याकरण मेरा बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोग दृश्य रूप में बात करें, श्रव्य रूप में नहीं पढ़ सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए बिल्कुल दृश्य रूप भी होना चाहिए। तो आने वाले समय में देखते हैं जब हम लोग दृश्य हो जाएंगे, यानी कि आपके पास ब्लैक बोर्ड वगैरह होना चाहिए, तो उस पर अगर देखा जाए तो हिंदी व्याकरण जो है ज़्यादा प्रभावी होगा। और नहीं तो फिर देखते हैं इस पर भी थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 46 की कि यति किसे कहते हैं। विकल्प ए है
हरस्य मात्राओं को। विकल्प बी है मधुर वर्ण योजना को। विकल्प सी है पढ़ते समय विराम की स्थिति को। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, बात करें यति की, तो यति का मतलब ही होता है कि विराम, ठीक है ना, कि पढ़ते समय जहां पर हम लोग रुकते हैं ऐसी स्थिति को यति कहते हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, एक प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 47। मंगल भवन अमंगलहारी दरहु से दशरथ अजर बिहारी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके आ गया है कि मंगल भवन अमंगलहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है ना। विकल्प ए की बात करें तो चौपाई, विकल्प बी सोरठा, विकल्प सी रोला और विकल्प डी है दोहा। देखो मित्रों, थोड़ा सा आपका समय हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो चारों विकल्प हैं इन चारों विकल्पों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लें, क्योंकि परीक्षा कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बात करें चौपाई की, तो चौपाई को आप जान रहे हैं, विकल्प ए चौपाई, विकल्प बी सोरठा, विकल्प सी है लोला और विकल्प डी दोहा है। चौपाई की बात करें तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। सोठा की बात करें तो अर्ध सममात्रा है। सोठा देखे होंगे 11 और 13, 11-13, ठीक है ना। प्रथम और तृतीय में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा बिल्कुल इसके विपरीत होता है, प्रथम में 13 और तृतीय में 13, दूसरे और चौथा में 11-11। और हमने ट्रिक भी बनाया था कि दोहा कहते हैं 13 दोहा, 13-13-11, 13-11, ठीक है ना। और इसका उल्टा कर देंगे तो सोठा हो जाएगा 11-13। रोला की बात करें तो 11-13 के बाद 24 वर्ण होते हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो मोटी मोटी बात आप दिमाग में रखते हुए चलिए, है ना। कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए इसे कोई नहीं जानता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है कि उपयुक्त चित्र जो है पुनर्जागरण काल के किस लेखक का है। तो विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र और विकल्प डी है बाल मुकुंद गुप्त। तो आप बहुत अच्छी तरह से इन महाभाव को जानते हैं कि विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ये चित्र है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 है, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है। विकल्प ए समान अर्थ वाले शब्द, विकल्प बी समान अर्थ वाले भिन्न भिन्न शब्द, विकल्प सी है समान प्रतीत होने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। और विकल्प डी है समान उच्चारण वाले शब्द। तो सबसे पहले जो प्रश्न संख्या 49 है इसका अर्थ समझिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है कि सुनने में तो बिल्कुल समान हो, एक जैसे हो, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ दे, अलग अलग अर्थ दे। तो इसका जो विकल्प आपका होगा यही होगा विकल्प सी, कि समान प्रतीत होने वाले किंतु भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी का नहीं है। विकल्प ए अपील, विकल्प बी कापी, विकल्प सी रेल और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कौन एक नहीं है, किसका अंग्रेजी का नहीं है। तो सारे के सारे जो है अंग्रेजी के हैं, इसलिए विकल्प डी है ना सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी अंग्रेजी के हैं। और कह रहे हैं अंग्रेजी का कौन नहीं है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नहीं वाला प्रश्न पे आपको बहुत सजग होने की आवश्यकता रहती है, ठीक है ना। अगर गलती से भी आप नहीं पढ़ पाए तो बिल्कुल प्रश्न सीधा उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे एक निर्देश दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द किस भाषा के हैं उसको लिखना है। प्रश्न संख्या 51 है दरबार। दरबार किस भाषा का शब्द है। तो ए विकल्प ए फारसी, विकल्प बी तुर्की, विकल्प सी है अरबी और विकल्प डी है हिंदी। तो देखिए दरबार में क्या होते हैं, बोले फारसी नाबोको। दरबार में फारसी नाबोको, फारसी फार दरबार शब्द जो है फारसी भाषा का है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 है किस्मत। किस्मत किस भाषा का शब्द है। विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी फारसी और विकल्प डी है पुर्तगाली। तो देखिए बात करें किस्मत, किस्मत कब बनेगी, जब भैया अरब जाओगे। अरब गया व्यक्ति तो उसकी किस्मत बन गई, है ना। बताते हैं लोग सऊदी अरब जाते हैं तो खूब पैसा कमा के लाते हैं, किस्मत बन जाती है। बस ऐसे क्लू दिमाग में रख लीजिएगा कि दरबार में फारसी बोलिए और किस्मत कहाँ बनेगी,
अरब जाओगे तो किस्मत बन जाएगी। ठीक है, इन्हीं की किस्मत शब्द जो है अरबी शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 है, सरदार किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए अरबी, विकल्प बी है हिंदी, विकल्प सी फारसी और विकल्प डी है तुर्की। तो देखिए सरदार की बात करते हैं तो सरदार है ना, कौन सरदार? बोले सरदार तो फारसी बोलेगा, है ना। दरबार में सरदार होते हैं, सरदार फारसी बोलेगा। तो दरबार फारसी शब्द है और सरदार भी फारसी शब्द है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है, रिक्शा है ना, किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए अरबी, विकल्प बी तुर्की, विकल्प सी फ्रेंच भाषा और विकल्प डी है जापानी भाषा। तो देखिए एक शब्द होता है झम्पान, ठीक है ना, और जापान। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जापान है ना, कोई व्यक्ति है जो पान खा के है ना, जापानी पान खा के रिक्शा चलाता है। तो रिक्शा चलाता है कौन? जापानी दिमाग में रख लीजिएगा, रिक्शा शब्द जापानी शब्द है। ठीक है, रिक्शा पान खा के जापानी रिक्शा चलाता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 है, कूपन। अब कूपन किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए अंग्रेजी, विकल्प बी फ्रेंच, विकल्प सी है हिंदी और विकल्प डी है पुर्तगाली। तो देखिए कूपन में क्या निकला? बोले फ्रेंच है ना। तो देखिए कू प के बाद फा लगा दीजिएगा, फ्रेंच। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, कूपन शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसे दिमाग में रखिएगा और हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप हैं, बिल्कुल सही है। विकल्प बी है रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है योग रूढ़ शब्द आविकारी होते हैं, बिल्कुल गलत है ना। बल्कि आप कह सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द विकारी होते हैं, है ना। और विकल्प डी है दो भाषाओं से मिलकर बने जो शब्द होते हैं वो संकर कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 56 का विकल्प सी इज राइट आंसर कि योग रूढ़ शब्द आविकारी होते हैं। ठीक है ना, ये असत्य है, बल्कि योग रूढ़ शब्द विकारी होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्ता कारक नहीं है? विकल्प ए राम ने रोटी खाई, बिल्कुल कर्ता कारक है। विकल्प बी उसे पटना जाना है, कर्ता कारक है। विकल्प सी है वह जन्म का भिखारी है, बिल्कुल कर्ता कारक नहीं है, बिल्कुल इसमें देखिए जन्म का, इसमें संबंध कारक है। ठीक है ना, और मैं पानी पीने लगा, कर्ता कारक है। तो विकल्प जो सी है कि वह जन्म का भिखारी है, इसमें क्या है? कर्ता कारक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में किस शब्द का वचन नहीं बदलता है? ठीक है ना, विकल्प ए ओट, विकल्प बी अछत, विकल्प सी प्राण और विकल्प डी है उपयुक्त सही। तो कहने का आशा है कि इसमें किस शब्द का वचन नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो देखिए मित्रों, ओठ, दर्शन, प्राण, होठ, हस्ताक्षर, बाल, है ना, ये सब दर्शन, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि बहुवचन होते हैं और बहुवचन शब्द हमेशा एक रूप में रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प डी होगा उपयुक्त सभी, है ना, सही होगा। यानी कि सब हमेशा एक जैसे रहते हैं, बहुवचन रूप में रहते हैं, इनका रूप कभी बदलता नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में किसमें विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? अब देखिए इसमें एक विशेषण का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। विकल्प ए पीयूष चतुर बालक है, विकल्प बी है उसकी साड़ी बनारसी है, विकल्प सी है उमा एक सुशीला महिला है और विकल्प डी है संगीत की धुन मधुर है। तो देखिए मित्रों, सारे के सारे सही हैं, लेकिन विकल्प सी है उमा एक सुशील महिला होना चाहिए था, सुशीला महिला नहीं होना चाहिए था। बात करें विशेषण की, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। तो 4 प्रकार होते हैं। और एक विशेषण आपने देखा होगा जिसे हम लोग कहते हैं कि विशेषण विशेष, है ना, विशेष विशेषण, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ठीक है ना, जब विशेषण क्या ऐसे चतुर है, तो बालक, चतुर बालक, तो बालक के पहले अगर विशेषण लग गया तो ये क्या होगा, इस विशेषण को हम लोग कहते हैं
कि विशेष विशेषण, ठीक है ना। लेकिन बालक चतुर यानी कि बालक के बाद विशेषण लग जाए, चतुर, बालक चतुर, चतुर, तो बालक के बाद जब विशेषण लग रहा है इसे कहा जाता है विधेय विशेषण। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 60। मीठा की भाववाचक संज्ञा है। विकल्प ए मिठाई, विकल्प बी मिठास, विकल्प सी मिठैत और विकल्प डी है मिट्ठू। तो बात करें मीठा से, मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनती है मिठास, ठीक है ना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 61 और प्रश्न संख्या 61 की बात करें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है। विकल्प ए तनुज और तरुणी, विकल्प बी है छात्र और छात्रा, विकल्प सी है ताऊ और ताई और विकल्प डी है पूज्य और पूज्या। तो बात करें विकल्प ए की तो विकल्प ए जो है विषम संयोजन है। तनुज और तरुणी नहीं होती बल्कि तनुज और तनुजा होता है, ठीक है ना। तनुज और तनुजा, तनुजा है ना, तनुज माने पुत्र होगा और तनुजा माने पुत्री होगी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प ये सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है। निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए भागीरथी, विकल्प बी त्रिवेणी, विकल्प सी है मंदाकिनी और विकल्प डी है सुर सरिता। तो देखिए मित्रों, बात करें गंगा की पर्यायवाची की तो गंगा की पर्यायवाची भागीरथ भी है, मंदाकिनी भी है, सुर सरिता भी है। लेकिन बात करें त्रिवेणी की तो त्रिवेणी गंगा की पर्यायवाची नहीं है बल्कि 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। त्रि माने 3, वेणी माने नदी, तो 3 नदियों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। और जितने भी नदी की पर्यायवाची हैं, नदी की पर्यायवाची के साथ अगर देवता की पर्यायवाची जोड़ दी जाए तो सारी की सारी पर्यायवाची जो हो जाएगी गंगा की पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 63 है। निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या है। विकल्प ए दोषारोपण, विकल्प बी सम्मान, विकल्प सी है स्तुति और विकल्प डी है उपेक्षा। तो देखें मित्रों, जो शब्द है निंदा, निंदा की बात करें तो निंदा का जो अर्थ होता है बुराई करना और इसका जो विलोम शब्द होगा अस्तुति। अस्तुत माने प्रशंसा करना, तो निंदा माने बुराई और अस्तुत माने प्रशंसा, तो निंदा का विलोम अस्तुति होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 64 है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए। बड़ी पुरानी कहावत है और गांव में भी लोग इसको कहते हैं। तो इस कहावत का है ना क्या अर्थ है, अर्थ क्या है, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए दूसरों को उपदेश देना, विकल्प बी है निरक्षर को साक्षर बनाना, विकल्प सी है दूसरों को मूर्ख समझना और विकल्प डी है अपात्र को शिक्षा देना। बिल्कुल सही विकल्प है, डी इज राइट आंसर कि अपात्र को शिक्षा देना यही है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस घुर घुर पगुलाए, भैंस रही पगुलाए, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है ना। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, विकल्प बी है बदला चुकाना, विकल्प सी ईर्ष्या करना और विकल्प डी है ताने मारना। तो विकल्प बात करें प्रश्न संख्या 65 का, विकल्प ए इज राइट आंसर, यानी किसी के घाव हो घाव पर नमक छिड़क देना। तो घाव पर नमक छिड़केंगे तो उसको और दुख होगा, है ना। बस दुखी व्यक्ति को और दुखी करने का मतलब ही होता है घाव पर नमक छिड़कना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 66 है। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति पर आप उपकार किए हैं तो उपकार है ना, उपकार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। विकल्प ए है विनत, विकल्प बी कृतज्ञ, विकल्प सी आभार और विकल्प डी है कृतज्ञ। तो किए गए उपकार को जो मानता है उसे कहा जाता है कृतज्ञ और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है ना। तो उपकार को मानने वाला कौन है, कृतज्ञ। विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या जो 66 है, आसन और आसन्न में अर्थभेद कौन सा है, ठीक है ना। देखिए आसन माने होता है बैठना और आसन्न माने होता है निकट या समीप, ठीक है ना। तो विकल्प ए की बात करें, विकल्प ए बैठना और विपत्ति बिल्कुल नहीं। विकल्प बी है बैठना और संकट, ये भी नहीं है। विकल्प सी है बैठने की वस्तु और निकट,
है ना। विकल्प सी यही सही है। और विकल्प डी की बात करें, योग और निकट, ये भी विकल्प दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। तो विकल्प सी है, आसन माने बैठना होता है और आसन माने होता है निकट। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बैठने की वस्तु और निकट, इसे कहते हैं आसन और आसन्य। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विकल्प ए अद्वितीय, विकल्प बी है अद्वितीय, विकल्प सी है अद्वितीय और विकल्प डी है आदितीय। ठीक है ना, इसको सभी लोग जान रहे हैं कि विकल्प बी इज राइट आंसर। इसका जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होती है अद्वितीय। ठीक है ना, आधन द्वितीय, अद्वितीय, है ना। आ माने नहीं है, द्वितीय माने दूसरा कोई, तो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे आप अद्वितीय कहते हैं, है ना। तो अद्भुत, है ना, मनोहर, ये सब इसके अनोखा, विचित्र, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला यानी कि प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए कन्या परायधन होती है, बिल्कुल सत्य है और ये सही है। विकल्प बी की बात करें तो बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं होता है बल्कि अस्त्र होता है। और हमने बताया था शस्त्र माने होता है काटना, यानी कि जिस हथियार को हम लोग हाथ में लेके चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। और अस माने होता है फेंकना, जिससे हम लोग फेंक कर मारते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्त्र। तो बंदूक एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है, तो इसलिए दूसरा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। विकल्प सी है विष्णु के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं बल्कि विष्णु के अनेक नाम हैं, विकल्प सी भी गलत है। विकल्प डी है वह पढ़ता पढ़ता सो गया, तो पढ़ता पढ़ता नहीं बल्कि होगा वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो इस प्रकार से क्या देखा, बी सी डी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। केवल और केवल विकल्प ए कन्या प्रायधन होता है, यही वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास किसमें है? विकल्प ए वीर पुरुष, विकल्प बी पाप पुण्य, विकल्प सी शोकाकुल और विकल्प डी है सर्वोत्तम। तो बात करें वीर पुरुष में कर्मधारय होगा, शोकाकुल में तत्पुरुष समास होगा, पाप पुण्य की बात करें तो पाप या पुण्य। ठीक है ना, द्वंद्व समास, विकल्प भी सही है। और सर्वोत्तम की बात करें तो कर्मधारय समास होता है। तो 70 प्रश्न संख्या 70 का विकल्प बी इज राइट आंसर, पाप या पुण्य में क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 है कि सज्जन में कौन सा समास है? विकल्प ए तत्पुरुष समास, विकल्प बी द्वंद्व समास, विकल्प सी कर्मधारय और विकल्प डी है अव्ययीभाव समास। तो बात करें सज्जन में, तो सज्जन में कर्मधारय समास होता है, सत धन जन बराबर सज्जन। कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो 71 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए प्रतिधन 1, विकल्प बी है प्रतिधन 1, विकल्प सी है प्रतिधन 1 और विकल्प डी है प्रतिधन 1। तो आपने पढ़ा होगा प्रतिधन 1 बराबर प्रत्येक ऋण संधि। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो 72 का विकल्प ए इज राइट आंसर, प्रतिधन 1 बराबर प्रत्येक। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? विकल्प ए औपचारिक, विकल्प बी दैहिक, विकल्प सी उज्ज्वल और विकल्प डी है गांधी। तो देखिए डी की बात करें तो गांधी शब्द है ना, बिल्कुल इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये गांधी अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, चंद्र वाला नहीं बल्कि अनुसार वाला होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 है, भानुदय में कौन सी संधि है? विकल्प ए वृद्धि संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी यण संधि और विकल्प डी है गुण संधि। तो देखिए अगर बात करें भानुदय में तो भानु धन उदय बराबर हो गया भानुदय, और उ का दीर्घ रूप होता है। जब उ और उ मिलकर दीर्घ रूप हो गया तो इसमें क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना, तो 74 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 75 कि शब्द और विराम चिन्ह में कौन विषम संयोजन है? ये कृपया पृष्ठ उल्टिए संक्षेप सूचक, बी बोली कोष्ठक, सी उद्धरण जबकि डैश दिया है
और शोक महाशोक विस्मय बोधक। तो देखिए उद्धरण का चिन्ह ये नहीं बल्कि उद्धरण का चिन्ह ये होता है, जिसे आप कहते हैं इमोटक कामा, ये होगा। तो विकल्प जो सी है वो विकल्प सी अशुद्ध है, यानी कि विषम संयोजन है। उद्धरण का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसे आप कहते हैं इमोटक कामा। ठीक है, चलिए, तो विकल्प सी जो है ये विषम संयोजन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है कि भास का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक कौन सा है? विकल्प ए प्रतिमा नाटक, विकल्प बी दूतवाक्यम, विकल्प सी प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण और विकल्प डी है स्वप्नवास दत्तम। तो देखिए बात करें भास की, तो भास का सबसे प्रसिद्ध जो है ना नाटक था वो स्वप्नवास दत्तम था। इसमें कुल 6 अंक हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्र नारायण की बात करें, इसमें 4 अंक हैं, है ना। तो इस सबको भी ध्यान से आप रख लीजिएगा। सबसे प्रसिद्ध है स्वप्नवास दत्तम। और देखिए भाई, हर व्यक्ति को क्या होती है, आस होती है, क्या, स्वप्न की, अच्छे स्वप्न की, अच्छे। ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा और ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किससे प्रभावित है? विकल्प ए चारुदत्त से, विकल्प बी पंचरात्रम से, विकल्प सी दूतवाक्यम से और विकल्प डी है कर्णधार से। तो देखिए बात करते हैं मृच्छकटिकम की। मृच्छकटिकम किसके प्रभावित है? चारुदत्तम से। चारुदत्तम से प्रभावित रचना है, इसे दिमाग में रखिएगा। किसकी रचना है मृच्छकटिकम? तो शूद्रक की रचना है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। पंचरात्रम भास की रचना है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कर्णभार भी भास की रचना है और दूतवाक्यम की बात करें तो ये भी भास की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 78 है कि महाकाव्य दंडी का समय। विकल्प ए 600 ईस्वी पूर्व, विकल्प बी 400 ईस्वी पूर्व, विकल्प सी है 600 ईस्वी पूर्व और विकल्प डी है 800 ईस्वी पूर्व। तो देखिए महाकाव्य दंडी की बात करें तो दंडी 600 ईस्वी पूर्व, इन्हीं के 7वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है। दंडी 7 दंडी, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 79 है उदिते नैषधे क्व माघ क्व चा भारवी, उक्ति किस कवि से संबंधित है ना। उदिते नैषधे क्व माघ क्व चा भारवी, तो युक्ति किसकी है? श्री हर्ष से संबंधित है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो विकल्प ए भार्गव, विकल्प बी श्रीहर्ष, विकल्प सी माघ और विकल्प डी है अश्वघोष। तो सही विकल्प आपका होगा श्रीहर्ष। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 80 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की है? विकल्प ए ऋतुसंहारम, विकल्प बी रत्नावली, विकल्प सी मेघदूतम और विकल्प डी है विजय प्रशस्ति। तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 80 का जो सही विकल्प होगा वो होगा रत्नावली। ठीक है ना, रत्नावली श्रीहर्ष की रचना है। और एक रचना आप इनकी और भी जानेंगे, नैषधि चरितम, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है चुर धातु का अर्थ। विकल्प ए चुराना, विकल्प बी चीरना, विकल्प सी है खाना और विकल्प डी है चलना। तो देखिए चुर, मुस, दुह, ये सब धातु देखे होंगे, दुकर्मक धातु होती हैं। तो चुर धातु का अर्थ होता है चुराना। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 82 है आसीत धातु रूप किस लकार का है? विकल्प ए लोट लकार, विकल्प बी लिट लकार, विकल्प सी लंग लकार और विकल्प डी है लट लकार। तो आसीत का अर्थ होता है था, और था की बात करें तो था माने होता है लंग लकार, यानी कि भूतकाल के अंतर्गत आएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 82 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 83 कि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में दा धातु का निम्नलिखित में से कौन सा रूप बनेगा? विकल्प ए ददास, विकल्प बी ददाम, विकल्प सी क्या होगा दस्यामि और विकल्प डी है ददानी। तो देखिए जो सही रूप बनेगा वो बनेगा ददाम। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 84 है मुनि नाम किस विभक्ति व वचन का रूप है? मुनि नाम, मुनि नाम, साधु नाम, हरिनाम, ठीक है ना, रामा नाम। तो विकल्प ए पंचमी द्विवचन, विकल्प बी चतुर्थी बहुवचन, विकल्प सी पंचमी बहुवचन और विकल्प डी है षष्ठी बहुवचन। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ भी मुनि नाम, साधु नाम, हरिनाम आ जाए तो समझ लिए षष्ठी बहुवचन रूप। कौन सा रूप? षष्ठी बहुवचन रूप। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 85 है
राम शब्द के रूप निम्नलिखित में किसके समान चलते हैं? कह रहे हैं राम अकारांत है, तो इसमें कौन अकारांत है? जो अकारांत होगा उसका रूप इसी की तरह चलेगा, क्योंकि राम अकारांत पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी वो शब्द होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो विकल्प ए राम बालक, विकल्प बी हरि, विकल्प सी बालिका और विकल्प डी है फल। तो देखिए राम शब्द की तरह बालक यानी कि विकल्प ए सही आपका विकल्प है, तो राम की तरह बालक का शब्द भी यानी कि बालक शब्द का रूप भी चलता है। ठीक, आगे है प्रश्न संख्या 86 की बात करें तो निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किस शब्द में है? विकल्प ए जीवनदाता, विकल्प बी लंबोदर है, विकल्प सी सानुज है और विकल्प डी है सभा चतुर है। तो कह रहे हैं कि किसमें बहुब्रीहि समास है। बात करें जीवनदाता का मतलब होता है जीवन को देने वाला, सानुज माने अनुज सहित हो जाएगा, सभा चतुर माने सभा में चतुर हो जाएगा, लंबोदर की बात करें तो लंबा है उदर जिसका वह अर्थात गणेश जी। तो इस कारण से इसमें जो है बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और बात करें बहुब्रीहि की तो बहुब्रीहि का अर्थ होता है कि बहुधन ब्रीहि, बहु माने बहुत से, ब्रीहि माने अर्थ हो जिसके, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं कि बहुत से अर्थ उसके हो लेकिन एक अर्थ वहां से लिया जाता है। तो जैसे आप बात करेंगे लंबोदर की तो लंबोदर का लंब उदर माने पेट है जिसका वह, तो लंबा ढेर सारे व्यक्ति ऐसे जिनके पेट उदर माने पेट लंबा लंबा है, बड़े बड़े पेट हैं, तो सबको नहीं लंबोदर कहा जाता है, बल्कि सबके अलावा एक अर्थ केवल और केवल गणेश जी से लिया जाता है, इसलिए इसमें जो है बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है महाबाहु, महाबाहु यानी कि महान बाहु यशस्य है ना, अर्थात विष्णु में कौन सा समास है? अभी आपने देखा है, बिल्कुल सेम वही है ना। ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। बात करें अव्ययी भाव में तो पूर्व पद अव्यय होगा और संपूर्ण पद जो होता है अव्यय की तरह काम करता है, यानी कि उस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसकी पहचान होती है अव्ययी भाव समास की। द्वंद्व समास में है ना दोनों पद की प्रधानता होती है और शब्द छुपा होता है, चा शब्द हो सकता है, या शब्द हो सकता है, एक सार्थक दूसरा निरर्थक शब्द हो सकता है ना, एक दूसरे का विपरीत शब्द भी हो सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो द्वंद्व समास आपको देखने को मिल जाएगा। बहुब्रीहि समास में बहु माने बहुत से, ब्रीहि माने अर्थ है जिसके वह अर्थात बहुब्रीहि समास, यानी कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं है ना वो बहुब्रीहि के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। कर्मधारय में आप देख सकते हैं कर्मधारय कर्म को धारण करना, इन्हीं की विशेषण विशेष हो सकता है, उपमेय उपमान हो सकता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि महान बाहु, महान बाहु, महान बाहु यशस्य है विष्णु अर्थात है ना, इसमें विकल्प सी यानी कि बहुब्रीहि समास है, ठीक है। संख्या 88 है विधुदय में कौन सी संधि है? विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी पूर्व रूप संधि, विकल्प सी एण संधि और विकल्प डी है दीर्घ संधि। तो देखिए मित्रों आप देख रहे हैं विधुदय यानी कि विधुधन उदय बराबर विधुदय, यानी कि यहाँ पर विकल्प डी दीर्घ संधि होगा, ठीक है ना, बहुधन उदय बहुधय, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, दीर्घ संधि है, ठीक है। प्रश्न संख्या 89 है गायक है का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प ए गय धन अक है, विकल्प बी गा धन अक है, विकल्प सी गे धन अक है और विकल्प डी है गा धन इक है। तो सबसे सटीक जो आपका विकल्प होगा वो विकल्प ए है गय धन इक है बराबर गायक है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 90 है निम्नलिखित में एण संधि का कौन सा शब्द है, यानी कि एक शब्द इसमें एण संधि वाला है, ठीक है ना। विकल्प ए की बात करें तो पावक है, विकल्प बी की बात करें तो पित्रादेश है, विकल्प सी की बात करें तो सूर्योदय है और विकल्प डी की बात करें तो अत्रेय। अब कह रहे हैं इसमें कौन सा एक यण संधि है, एक है ना यण संधि है। तो देखिए पित्रा धन आदेश बराबर होता है पितृ धन आदेश बराबर पित्रादेश, तो विकल्प बी इज राइट आंसर, यानी कि पित्रा आदेश की बात अगर की जाए तो इसमें यण संधि है, ठीक है ना। क्रम से ई या और अर हो जाता है, ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा इन 90 प्रश्नों के माध्यम से जितनी भी स्मृति और बुद्धि ने काम दिया तो उन सभी प्रश्नों को भी आज के इस वीडियो में डिस्कस किया गया।
आशा करते हैं कि इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।